अगर आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है तो जरा पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक पढ़िए। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन द 19th century is one of the most unbelievable and irrational claims in history. Almighty Allah created this universe billions of years ago with a single word, and at once it came into being. These laws are known as the laws of nature. इसके अलावा मैथ्स के कुछ रूल्स को पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में गलत बताया जाता है। रिलीजियस बिलीफ एजुकेशन के नाम पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में वेस्टर्न साइंस को सीधा सीधा गलत और अनरीजनेबल बोला जा रहा है, और साथ ही साथ इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच फैलाई जा रही है। इससे वहां के स्टूडेंट्स की थिंकिंग पे क्या असर पड़ेगा? कौन है रिस्पॉन्सिबल ऐसे एजुकेशन सिस्टम के लिए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे इंडिया और बाकी सारे देशों को क्या फर्क पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इमेजिन करिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और वहां पर आपके साइंस के टीचर आपको यह बताते हैं कि इवोल्यूशन एक बहुत ही अनसाइंटिफिक चीज है और इसका कोई बुनियाद नहीं है, या फिर यूनिवर्स की स्टार्टिंग एक डिवाइन फ्रेज से हुई थी, या फिर मैथमेटिक्स के कुछ शब्द गलत है। ये पाकिस्तान के साइंस टेक्स्ट बुक्स की नॉर्मल चीजें हैं। पाकिस्तान के साइंटिफिक टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। वहां के टेक्स्ट बुक्स में अनसाइंटिफिक बातें एकदम से इंजेक्ट कर दी जाती है। साइंस टेक्स्ट बुक्स में अनसाइंटिफिक क्लेम्स और रिलीजन इंडोक्ट्रिनेशन का सिस्टम इंक्लूजन। ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं बल्कि उनके देश के साइंस और टेक्नोलॉजी को भी इंपैक्ट करता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 64% यूथ है, जो कि 30 के अंडर आता है। अगर इतने सारे लोगों को ऐसी बातें सिखाई जाएंगी तो उसका इंपैक्ट सीधा पाकिस्तान पे तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके अलावा इंडिया और आसपास के देशों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि यही आइडियोलॉजिकल माइंड वहां के डिप्लोमेट्स बनेंगे, वहां के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, और उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये क्राइसिस आखिर पाकिस्तान में आई कैसे, ये इतनी सारी रिलीजियस आइडियोलॉजी वहां के टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस कैसे हुई। पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में रिलीजियस कंटेंट का डोमिनेशन कोई रीसेंट फिनोमिना नहीं है। 1970s में जनरल जियाउल हक के मिलिट्री रूल के दौरान पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टमैटिक इस्लामाइजेशन शुरू हुआ। इस्लामाइजेशन का मतलब होता है कि इस्लामिक कंटेंट को वहां पर प्रमोट करना। 1979 में जिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसका एक्सप्लिसिट एम था करिकुलम को इस्लामिक थॉट के अराउंड रिकॉग्नाइज करना और एजुकेशन को एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन देना। उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि आगे आने वाली जनरेशन को हम लोगों को इस्लामिक आइडियोलॉजी से इंडोक्ट्रिनेट करना है। जिया के ओन वर्ड्स में उनका गोल था ये इंश्योर करना कि इस्लामिक आइडियोलॉजी परमेट्स द थिंकिंग ऑफ यंगर जनरेशन, यानी कि ये कोई ओवरसाइट या कोइंसिडेंट नहीं था, ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था जो वहां पर किया गया। और ये सारी चीजें लास्ट 45 साल से पाकिस्तान में चल रही है। इस पॉलिसी को फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया थ्रू द स्पेसिफिक बॉडी जैसे कि मुत्तहिदा उलीमा बोर्ड, जो एजुकेशनल कंटेंट को अप्रूव करने की अथॉरिटी रखता है। ये डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, जहां पर एजुकेटर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट आके करिकुलम तैयार करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि इन टेक्स्ट बुक में एक्चुअली दिया क्या है जिसके ऊपर इतनी बातें हो रही है। और सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पे ही आ जाते हैं। बायोलॉजी में आपको पता होगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो सकता है वो इवोल्यूशन पे है। हम लोग बायोलॉजी में इवोल्यूशन को एक फंडामेंटल चीज लेके चलते हैं जिसका प्रिंसिपल पे बेस्ड आगे की साइंस इवॉल्व होती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में इवोल्यूशन को वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल एंड इररेशनल क्लेम्स इन हिस्ट्री कहा गया है। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी जो मानती है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही फालतू सा एग्जांपल देती है। उनका कहना है कि ये तो ऐसा ही हो गया कि दो ऑटो रिक्शा आके टकराई और एक कार बन गई। ऐसे एनालॉजी से हम लोग अगर इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स का इवोल्यूशन के ऊपर तो भरोसा आएगा नहीं, जबकि इवोल्यूशन को समझाने के बहुत ही अच्छे तरीके हो सकते हैं। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जो म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। स्पीसीज एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं होते बल्कि ग्रेजुअली अडेप्ट होते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब ये रिक्शा को टकरा के कार बना देना, ये एनालॉजी इवोल्यूशन में काम नहीं करेगी। अब वो स्टूडेंट जो इवोल्यूशन को ही गलत मानते हैं, जिनका फंडामेंटली रीजनिंग ही सही नहीं है, वो आगे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कैसे काम करेंगे? फंडामेंटली बायोलॉजी में तो वो रिसर्च कर नहीं सकते। इसके अलावा सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दे रखे हैं। सिंध के फिजिक्स टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा लिखा है कि यूनिवर्स sprang instantly into existence when a certain divine phrase was uttered। एक और फिजिक्स बुक कहती है अल्लाह क्रिएटेड रूल्स एंड एवरी पार्टिकल फॉलोड दैट। दोस्तों अभी हमारी करंट कॉस्मोलॉजी की थ्योरी ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था एक धमाके से, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। अब बिग बैंग को वेरीफाई करने के लिए बहुत ही अच्छी मैथमेटिक्स काम करती है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उसको वेरीफाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग बिग बैंग की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि बिग बैंग के काफी क्रिटिक्स भी हैं, जैसे कि बहुत फेमस साइंटिस्ट रॉजर पेनरोज बिग बैंग में नहीं मानते, लेकिन ये सारे साइंटिफिक क्रिटिक्स है और उनकी अपनी रीजनिंग है, और उनके मॉडल को देखने जाएंगे तो वो भी अपने मॉडल की रीजनिंग देंगे। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि बिग बैंग एक्चुअली में हुआ था कि नहीं हुआ था, बट मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिफिक कंसेंसस में हम लोग बिग बैंग को सही मानते हैं। अब बिग बैंग को जैसा कि मैंने बताया चैलेंज करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उसे चैलेंज कर रहे हैं तो चैलेंज किस बेसिस पे कर रहे हैं वो बताना जरूरी है, एक रीजनिंग डेवलप करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को सीधा बोल दिया गया कि ब्रह्मांड इस तरीके से बना, जिसको वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये जो साइंटिफिक इंक्वायरी थी वो तो उन स्टूडेंट्स में आई नहीं, उनको तो सीधा सीधा परोस दिया गया एक आइडिया जिनको उन्हें मानना है, और उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते वो लोग। देखिए फिजिक्स का एम है यूनिवर्स के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाना थ्रू इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल मॉडल्स। रिलीजियस एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फिलोसॉफिकल या थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के लिए, लेकिन जब इन्हें साइंस के रिप्लेसमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो ये साइंटिफिक
लिटरेसी को हार्म करता है। वैसे दोस्तों एक और चीज काफी देखी गई है वहां के टेक्स्ट बुक में कि कुरानिक वर्सेस को आज के मॉडर्न साइंस से बहुत रिलेट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि साइंस आज जो बता पा रहा है वो हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन ऑल लाइफ फॉर्म्स वर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर को प्रेजेंट किया जाता है एज इफ कुरान ने 1400 साल पहले वो प्रेडिक्ट कर दिया था, जो साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया। सिमिलरली यूनिवर्स के ओरिजिन और एक्सपेंशन में भी वर्सेस को बिग बैंग थ्योरी से कनेक्ट किया जाता है। फेमस पाकिस्तानी फिजिसिस्ट परवेज हुडबॉय जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, इसे पोस्ट डिक्शन कहते हैं, यानी कि उनका कहना है कि पहले साइंटिफिक डिस्कवरीज हो जाती है और बाद में साइंटिफिक डिस्कवरीज के बेसिस में चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी में भी देखी गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और धर्म है जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मॉडर्न साइंस जो डिस्कवर कर रहा है वो उनके एंशिएंट टेक्स्ट में पहले से दिया हुआ था, एक सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। प्रोफेसर परवेज एक्सप्लेन करते हैं कि साइंस प्रेडिक्शन करता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करता है और एविडेंस के बेसिस पर थ्योरी मॉडिफाई करता है। केपी की स्टडी ने यह पाया कि कुरानिक वर्सेस को इंक्लूड करना टेक्स्ट बुक में एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है टू इस्लामाइज साइंस एंड साइंसिफाई इस्लाम टू प्रूव इट एज अ साइंटिफिक रिलीजन। ये अप्रोच रिलीजन और साइंस दोनों को इनकरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक केवल साइंस को मिस इंटरप्रेट नहीं करती बल्कि कई बार साइंस को सीधा सीधा डिराइव कर देती है। केपी के एक टेक्स्ट बुक में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि अ पर्सन इन स्टेबल एंड प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड कैन नॉट एक्सेप्ट द वाइल्ड थ्योरीज ऑफ वेस्टर्न साइंसेस। ये स्टेटमेंट एक बहुत ही डेंजरस डायकोटमी क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर साइंस को उसके ओरिजिन के बेसिस पर रिजेक्ट किया जा रहा है, ना कि एविडेंस के बेसिस पर। साइंस यूनिवर्सल होता है, लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेम रहेंगे हम लोग अर्थ पे जहां पर भी हो। ये इवॉल्व जरूर करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सेम प्रिंसिपल अर्थ में हर जगह रहने वाले हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर देना एक एंटी साइंस नेचर दिखाता है। अब ये चीज कितनी खतरनाक है मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। पाकिस्तान के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ने एक एमएससी स्टूडेंट को एडवाइस किया कि मैथमेटिक्स वाज नॉट टू बी ट्रस्टेड। मैथमेटिक्स जैसे एग्जैक्ट सब्जेक्ट के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि इसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, जिसके बेसिस पे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट, इंजीनियरिंग, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, ना जाने कितनी चीजें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। वहां के एक प्रोफेसर सीधे एक एमएससी स्टूडेंट को कह दे रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रस्ट ना करो। फिलोसॉफिकली इसका भी एक एंगल है, इसे हम लोग मैथमेटिकल फिक्शनलिज्म कहते हैं, जो ये कहता है कि मैथमेटिक्स में भी यूनिवर्सल ना हो, मे बी मैथमेटिक्स को हम लोगों ने इन्वेंट किया हो और समहाउ हमारे लिए काम कर जा रही हो, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। लेकिन इस आइडिया में भी कभी भी मैथमेटिक्स की वैलिडिटी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, मैथमेटिक्स को क्वेश्चन नहीं करते, उसके ओरिजिन के ऊपर बात करते हैं। तो सीधे सीधे मैथमेटिक्स पे ट्रस्ट ना करना, ये बोल देना, ये अनसाइंटिफिक तो है ही, बल्कि उसके अलावा ये अनरीजनेबल भी है और इलॉजिकल भी है। और इससे सोचिए वहां के यूथ पे क्या असर पड़ रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अजीब केसेस आते हैं, जैसे कि पंजाब की क्लास 6 बुक को बैन कर दिया गया। रीजन, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमन एनाटॉमी का डायग्राम दिया गया था उससे लोगों को लगा कि लोगों में सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाएंगे। तो ये रूल बना दिया गया कि अब से जो भी ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी होगी उसके ऊपर कपड़े पहनाए जाएंगे। एक साइंस टेक्स्ट बुक में ह्यूमन एनाटॉमी डायग्राम के ऊपर कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कहां से उसे सीखेंगे? तब तो आगे की साइंस का तो हो गया सत्यानाश। ये क्या सीधा सीधा बताते हैं कि ऐसी आइडियोलॉजी ना सिर्फ साइंस को इंपैक्ट कर रही है बल्कि उनके आने वाले डॉक्टर्स को भी इंपैक्ट करने वाली है। अच्छा दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ साइंस के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये सिस्टमैटिकली एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है जो वहां की सारी टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एक डिटेल रिपोर्ट ने रिवील किया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कंपलसरी सब्जेक्ट्स में रिलीजियस मटेरियल का हाईएस्ट प्रोपोर्शन पाया गया। पाकिस्तान स्टडीज में शॉकिंग 58% रिलीजियस कंटेंट है। उर्दू टेक्स्ट बुक में 38% कंटेंट रिलीजियस नेचर का है। सोशल स्टडीज में 33.1% रिलीजन कंटेंट है। हिस्ट्री बुक्स में 26.8% रिलीजियस मटेरियल है। और इंग्लिश, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी टेक्स्ट बुक में भी 24.2% रिलीजियस कंटेंट है। इवन जनरल नॉलेज बुक्स में भी 12.3 रिलीजियस मटेरियल पाया गया है। अब ये याद रखिए कि ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसको कंपलसरीली ये पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के ऊपर भी जबरदस्ती ये इस्लामिक आइडियोलॉजी इंपोज की जा रही है। अब ये हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है और ये सारी चीजें आ कहां से रही है। पंजाब प्रोविंस में 2020 में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू मुत्ताहिदा उलेम बोर्ड को एक्सटेंसिव पावर मिली एजुकेशन कंटेंट को सेंसर करने के लिए। सिर्फ रिलीजियस सब्जेक्ट नहीं बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स भी। अब एमयूपी की जो डिमांड थी वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। सबसे पहले बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में एनाटॉमिकल डायग्राम पर क्लोथिंग ऐड करने की डिमांड की। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर मेडिकल स्टूडेंट एक क्लोथ वाला डायग्राम देख के स्टडी करेंगे तो ह्यूमन पार्ट की अच्छी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी और फिर वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, हम सबको पता है। इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से इंटरेस्ट और मार्कअप जैसे बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स रिमूव करने की डिमांड की है। मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडेशन है बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम का फाउंडेशन है इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फाइनेंस को समझेंगे कैसे? 2021 में पाकिस्तान ने सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस किया, जिसका स्टेटेड गोल था एजुकेशन डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनएससी के थ्रू रिलीजियस कंटेंट और भी ज्यादा प्रमोट हुआ उन कंटेंट में जिनमें पहले वो था भी नहीं। एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एनएससी के की कंसिडरेशन में सबसे टॉप प्रायोरिटी टीचिंग ऑफ द कुरान को दी गई है। अब एनएससी टेक्स्ट बुक अप्रूवल में भी एमयूबी, जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी बढ़ाने के लिए पहले ही फेमस थी, उनको एक ऑफिशियल रोल दिया गया ताकि वो इस आइडियोलॉजी को यहां पर भी बढ़ा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, इस एजुकेशन सिस्टम से वहां के लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहला, क्रिटिकल थिंकिंग का सप्रेशन। जब रिलीजियस डॉगमा को साइंटिफिक फैक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तो क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एनालिसिस और स्केप्टिसिज्म डिस्करेज होते हैं। साइंस का फाउंडेशन ही क्वेश्चनिंग के ऊपर होता है, लेकिन जब आपको बेसिक चीजें पहले ही परोस दी जाती हैं तो ये क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी का बेसिक फाउंडेशन ही खत्म कर देता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी बताया हुआ है कि ऐसे करिकुलम की वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत ही नेगेटिव असर आया है।
एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पर दी हुई बातों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, वहां पर कैसे ही इनोवेशन आएगा, कैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। दूसरा जो असर आता है वो इंटॉलरेंस। टेक्स्ट बुक में रिलीजियस माइनॉरिटीज को कंसिस्टेंटली एनिमीज ऑफ इस्लाम, आउटसाइडर्स या फिर अनपेट्रियोटिक पोर्ट्रे किया जाता है। एक कॉलेज टेक्स्ट बुक लिटरली कहती है, बिकॉज द मुस्लिम रिलीजन, कल्चर एंड सोशल सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मुस्लिम, इट इज इम्पॉसिबल टू कोऑपरेट विद हिंदूज। अब ये देखिए कि वहां पर एजुकेशन में ही बताया जा रहा है हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने के लिए, बाकी सारे रिलीजन में भेदभाव करने के लिए। तो सीधी सी बात है, कट्टर विचारधारा वहां के लोगों में आना लाजमी है। पाकिस्तान की सिग्निफिकेंट नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, और इन कम्युनिटीज के चिल्ड्रन भी सेम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। जब ऐसे स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं कि उनके बिलीव्स को सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उनका आउटसाइडर फील होता है। और सरकारी नौकरी करना, जब ऐसे स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं कि उनके बिलीव्स को सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उनका आउटसाइडर फील होता है और इससे उनके साइकोलॉजी पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा जो असर पड़ता है वो ग्लोबल साइंस और इकोनॉमिक्स पे। मॉडर्न इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड है और साइंटिफिक इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। जब साइंस एजुकेशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो नेशन कैसे ही कॉम्पीट करेगा ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी में। एक्सपर्ट परवेज हुडबाई के वर्ड्स में, द आइडियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट विद साइंस लार्जली एक्सप्लेन्स आवर नियर टोटल एब्सेंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव साइंस। यानी कि सीधा बताते हैं कि ये जो जनरेशन जो ऐसी साइंस पढ़ रही है, वो ग्लोबली साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। और ये चीज तो हम लोग अभी भी देख सकते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के बीच में तुरंत लोगों ने लोन की डिमांड की। पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है वो हम सबको पता है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां के करिकुलम में जो चीज पढ़ाई जा रही है। एक और असर पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 क्लियरली स्टेट करता है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इफ सच इंस्ट्रक्शन रिलेट्स टू अ रिलीजन अदर देन हिज ओन। लेकिन जब कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज में ही इतना रिलीजियस कंटेंट है, तो प्रैक्टिकली ये आर्टिकल मीनिंगलेस है। ये बस बता दिया गया है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन ये लोग इंप्लीमेंट इसको बिल्कुल नहीं करते हैं। अब आई नो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें की है जिस पे मानना थोड़ा मुश्किल है, तो उन सारे सोर्सेज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप लोग भी एक बार जाइए और उन सारे सोर्सेज से पढ़िए कि पाकिस्तान में एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब एक बात तुम लोगों को साफ पता चल गया कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की हालत बहुत ही खराब है। अगर पाकिस्तान का ऐसा एजुकेशन सिस्टम रहा तो उनके एनिमी इंडिया, अफगानिस्तान या कोई आसपास की कंट्रीज नहीं रहेंगी, बल्कि वो खुद रहेंगे। और इसकी वजह से उनको तो नुकसान होगा ही, बल्कि वहां की जनरेशन एक ऐसी कट्टर आइडियोलॉजी लेकर आएगी जिसकी वजह से ज्यादा टेररिस्ट अटैक होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना कि ऐसी आइडियोलॉजी की वजह से इंडिया जैसे देश पे अफेक्ट हो रहे हैं, जहां पर हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना सेक्युलर रखते हैं। अब आई नो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी काफी लूपहोल्स है जिनको भरने की काफी कोशिश चल रही है। मैं टीएफआर के एक साइंटिस्ट से मिला था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में भी जो कुछ कमी है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उनसे बात करके मुझे एक चीज पता चल गई कि हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं हमारे करिकुलम को ज्यादा से ज्यादा सेक्युलर रखने के लिए। लेकिन आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रिलीजियस आइडियोलॉजी एजुकेशन के थ्रू प्रमोट हो, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज है। पाकिस्तान के केस हम लोगों ने सीधा समझा कि जब भी रिलीजन साइंस और फैक्ट के साथ मिलता है तो वो एक बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन होता है, जो कि नेशन के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वीडियो का एक आउटकम जो मैं बताना चाहूंगा ये भी है कि हम लोग को रिलीजन के हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम को कभी अफेक्ट नहीं होने देना है। फॉर्चुनेटली आज के टाइम पे ऐसी चीज मुझे तो होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में भी होते हुए नहीं दिखनी है। अब ये बात भी सच है कि इंडिया के कुछ ऐसे रीजन है जहां पर रिलीजियस डोमिनेशन देखा जा रहा है वहां के स्कूल में, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे नेशनल करिकुलम में नहीं फैला है। और हमको कोशिश करनी है कि हमारे करिकुलम जितना हो सके उतना सेक्युलर हो, और साथ साथ में असली साइंस और मैथमेटिक्स हम लोग प्रमोट करें, ताकि हमारा देश राइज करे और पाकिस्तान की जो हालत है वैसी ना हो जाए। अब इस वीडियो को बनाते टाइम मेरा किसी भी धार्मिक ग्रुप की आलोचना करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसे मैंने प्योर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि एजुकेशन सिस्टम में साइंस और मैथमेटिक्स से क्या इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन सिस्टम के साथ हम लोगों को क्यों छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप इस वीडियो को एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और किसी भी प्रोपेगेंडा के साथ इसे रिलेट ना करें। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।